हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा माय जर्नी टू जैम AIR 206। मैं कितने देर से कितने लंबे पीरियड से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, मैं कितने घंटा पढ़ता था, ये सब कुछ पॉइंट्स आप साइड में देख सकते हैं। इस सारे पॉइंट्स को आज इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है, एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट में अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को चूज़ करके, जैसे कि बुक्स पढ़ना अच्छा है या फिर स्टडी नोट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले भी फिजिक्स के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी क्लासेस बनाया हूँ और अपकमिंग लेक्चर्स में भी मैं बनाऊँगा। तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेटिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन है, जैम, जेस्ट या फिर कोई भी एग्ज़ाम का हो प्रिपरेशन, तो इस प्रिपरेशन का शुरू हम कैसे करते हैं। कुछ मोटिवेशन हमारा ज़रूर रहता है, कुछ एम रहता है पेरेंट्स के लिए, हमारे खुद के लिए, किसी के जैसा, किसी साइंटिस्ट के जैसा बनने के लिए, या फिर ऐसे कुछ एम ज़रूर हमारा रहता है उस एग्ज़ाम को उस देने के लिए। वो जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं हम, उसका एक एम रहता है। तो ये एम क्या करता है, हमें शुरू करने के लिए मोटिवेट करता है। और बीच में अगर हम कहीं रुक भी जाए, प्रिपरेशन के बीच में हम अगर कहीं स्टॉप हो जाए, तो उसको ओवरकम करने में हमें हेल्प करता है। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आप ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपके हो, कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक दिन आप 16 आवर्स पढ़ लिए और दूसरे 3-4 दिन आप नहीं पढ़े ही नहीं, फिर एक दिन 20 आवर्स पढ़ लिए, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसे नहीं क्रैक कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंसी आपको बजाय बरकरार ज़रूर रखना है। So what was my preparation period to crack this exam? मैं 11th मंथ से ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहा था। ओके, मैं कोई रिगोरसली कोई बुक्स का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में या फिर जैम के POQs करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था पहले। ओके, मुझे ये एम था कि मुझे जैम देना है, लेकिन ऐसे कोई मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा था पहले। 11 मंथ के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब रिगोरसली मैं स्टार्ट किया प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो इसके पहले ही मेरा कॉन्सेप्ट जो था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था 11-12 और BSc के जो सेमिस्टर था उसके, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी और बाद में धीरे धीरे प्रिपेयर करते करते वो ईजी होता गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैं कितने घंटे पढ़ता था दिन में टिल द कॉम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस एंड आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ सिलेबस। तो पहले सिलेबस कंप्लीट होने के पहले मैं कितने मंथ में सिलेबस को कंप्लीट किया, ये पहले मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं लगभग, मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग 7 to 8 मंथ मेरा लग गया था सिलेबस कंप्लीट करने में, टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में। तो उस दिनों में जब मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तब मेरा जो रूटीन था उसमें मैं लगभग, अगर कॉलेज के लिए लगभग मैं 1.5 से 2 घंटा देता था कॉलेज के स्टडीज़ के लिए। और बाकी जो 8 आवर्स है, 8 आवर्स मैं जैम के लिए देता था, 8 to 9 आवर्स till the completion of exam, till the completion of syllabus. okay, and after the completion of syllabus, मैं तब तो सब पढ़ना हो गया था। तब 7 से 8 ऐसे 7 से 8 आवर्स मैं रिवीजन के लिए देता था फर्स्ट कुछ महीने, 8-9 इस महीने में मैं इतना टाइम ही देता था। तब कुछ फ्लक्चुएशंस भी हुए थे मेरे साथ, तो कुछ सिचुएशंस के कारण मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था उस 2 मंथ्स। तो वो उसके बाद मैंने फिर बूस्ट अप किया मेरा प्रिपरेशन को। तो मैंने उसके बाद के मंथ्स जो 10th और 11th मंथ है उसमें मैं
11 आवर तो रिवाइज ही करता था, ठीक है, मतलब 10 आवर तो रिवाइज ही करता था, और वो जो 11th आवर है उस 11th आवर में मैं मॉक टेस्ट देता था या फिर स्मॉल क्विजेज जो होता है वो क्विजेज देता था। तो ये सब चीज़ें मैं करता था। नंबर ऑफ़ रिविजन्स, तो मैंने टोटल 3 रिविजन्स दिए थे। ओके, टोटल कंप्लीट 3 रिविजन्स। मेरा जो नोट्स था वो नोट्स को जो भी मैं सारे मतलब 5, 6, 7 मंथ्स से मैं जो भी प्रैक्टिस किए थे सब कुछ मैं नोट डाउन करता था, सब सारे प्रॉब्लम्स, और वो सारे प्रॉब्लम्स ही मैं रिवीजन करता था। मैं एक्स्ट्रा करके, मतलब जो रिविजन्स के टाइम होता है, मतलब 10th और 11th मंथ में, मतलब जैम के जस्ट 1 और 2 मंथ पहले भी मैं कोई नया टॉपिक नहीं चूज़ करता था थोड़ा बहुत नया करता था, लेकिन ज़्यादातर ही मैं जो पुराना जो मैं करके आया हूँ, जो मैं भूल गया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, वो टॉपिक्स जो मेरे बुक्स में, मेरे नोट्स में है, मैं जो प्रॉब्लम्स किया था पहले उसको ही रिवाइज करता था। और मैंने 3 रिविजन्स, कॉम्प्लीट रिविजन्स किए थे। कैसे रिविजन किए वो सब मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अलग अलग करके मैं वीडियो छोटा छोटा करके बनाऊंगा। तो जो कंप्लीट 3 रिविजन्स है, वो कंप्लीट 3 रिविजन्स ही मुझे इस रैंक को दिलाया है। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा रिविजन दिए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ जाने वाली है। आपकी रैंक इससे बहुत नीचे आएगी, 100 के नीचे भी आ सकती है। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़े और हार्ड वर्क करें, आपको प्रॉपर वे में हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन विथ प्रॉपर वे, स्मार्ट वे में आपको करना है, और वो स्मार्ट वे आएगा आपके PYQs से। ओके, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे। नाउ बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स, व्हिच इज़ बेस्ट। नाउ इसको लेकर भी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो, लेकिन मैं बुक्स जो 11th मंथ का प्रिपरेशन है, इसके पहले मैं बहुत बुक पढ़ता था, बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था, और मैंने क्लास भी बनाया है बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के ऊपर। इस चैनल में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास बनाया हूँ। तो मैं बुक्स पढ़ता था और क्लास बनाता था, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था। लेकिन प्रिपरेशन के लिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसके लिए उतना डीप कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं होता। यस, आपको एडमिशन के बाद MSc में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर मैं कहूँ तो उस डीप कॉन्सेप्ट्स को चाहिए। अगर आपको है तो फिर बहुत अच्छा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं स्टडी मटेरियल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करता था, स्टडी मटेरियल्स, और जो नोट्स मैं बनाता था, नोट्स जो लिखा है ना यहाँ पर, मैं अपने आप नोट्स बनाता था। बुक्स को थोड़ा प्रेफर करता था, स्टडी मटेरियल्स को ज़्यादा प्रेफर करता था। ऐसे जो भी है, जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उस प्रॉब्लम से जो भी मुझे कंक्लूजन है, कुछ जगह अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं शॉर्ट नोट्स में लिखता था, फार्मूला शीट में लिखता था, ऐसे मैं तैयार कर रहा था। और ये चीज़ें जो नोट्स है ना, फार्मूला शीट जो है, ये आपको ज़रूर बनाना चाहिए, आपका खुद का नोट्स। और ये चीज़ आप जब एग्ज़ाम के 1 मंथ जब बचेगा, एग्ज़ाम का पहले का मंथ जो है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और एग्ज़ाम के 7 दिन पहले भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रिवाइज बहुत ही जल्दी होता है इस शॉर्ट नोट से, और सारे चीज़ एक साथ कवर अप भी हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बाद में कैसे बनाते हैं उसको ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जैम PYQs एंड अदर PYQs। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जैम का PYQ और अदर एग्जाम्स का PYQ बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये सबसे तो अच्छा होता है जब आप प्रिपरेशन के फर्स्ट पीरियड में हो, तब आप जब नए चैप्टर्स पढ़ते हो, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका कुछ प्रॉब्लम्स अपने लगा लिए, और उसके ठीक बाद ही जैम के पेपर्स को निकाले, और उसके जो PYQs के जो ये पोर्शंस है जो आपने पढ़ा है, जो चैप्टर्स, उस चैप्टर का PYQs जैम के वो तभी सॉल्व अगर आप कर लोगे तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन मैंने ये मेथड फॉलो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, तो इसका दिक्कत मुझे लास्ट में पड़ा था। लास्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा PYQ को प्रैक्टिस करना पड़ा, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट PYQ तो नहीं आता, लेकिन आप ये
मान के नहीं चल सकते कि PYQ से 80 या 90% ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम, ऐसा नहीं आता। तो ये आपको अनसर्टेनली मान कर ही चलना पड़ेगा कि PYQ से नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ PYQ आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आ रहा है, काफ़ी हेल्पफुल होता है PYQs। और सिर्फ जैम का PYQs नहीं है, अदर एग्ज़ाम जेस्ट, गेट और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसका जो PYQs है ये भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाकी जो चीज़ें ये आपको, आप जो पढ़े हो, जो इतने मंथ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबको एक साथ में जोड़ रखने के लिए ज़रूरत होगी। कि आपको लग रहा है कि मैं पीछे का एक चीज़ मुझे याद है, लेकिन जब वो PYQs में आएगा तब आपको फ़ौरन आ जाएगा, अरे ये प्रॉब्लम तो मैंने किया था लेकिन मैं भूल गया कैसे करता है, करना पड़ेगा इसे। तब जब आप ट्राई करोगे तो अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी नोट्स को पलट के आप देख लेना पड़ेगा आपको। तो जब भी आप देखोगे इस टाइम, तो वो आपकी मेमोरी पे एकदम से फिक्स हो जाएगा और ये नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें आपने एक बार स्ट्रक हुआ है। ओके, आई थिंक दैट यू गॉट माई पॉइंट। सो यही है मेरा एक्सपीरियंसेस, एंड आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। सो होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।